हेलो गाइस। यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अभी चैप्टर नंबर 1 चल रहा था आपका। चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था टेम्परेचर कॉफिशिएंट को लेकर के, वो मैंने आपको बताया है। उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 1 में, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। अब हम लोग यहाँ से अपने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज को सीक्वेंस वाइज एक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक्स हैं, यानी आपके जनरल फिजिक्स से है। ओके, जैसे पूछ रहा है कि एटम्स का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है। सबसे पहले एटम्स मैंने आपको बताया है कि इस पूरे यूनिवर्स में, चाहे आपके लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो क्या है, एटम से मिलकर के बने हुए, राइट। और एटम में क्या होता है, एक तरीके से ये बॉल की तरह होता है और ये पूरा खोखला होता है, लेकिन अंदर में क्या है, आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस, जैसे अगर हम एल्युमिनियम की बात करेंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा। 13 का मतलब क्या, प्रोटॉन। और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और क्योंकि ये दोनों का जो वेट होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। ओके, इलेक्ट्रॉन आपका सबसे हल्का पार्टिकल्स होता है एटम के अंदर में। तो जो आपका एटॉमिक मास होता है, ठीक है, ये एटॉमिक मास किसका कॉम्बिनेशन होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों का अगर आप वजन तौलिएगा तो जो भी आपका मास बनेगा वही क्या होता है, एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। इसका वेट कितना है, 10⁻31 kg होता है। ओके, और इनका वेट कितना होता है, 10⁻27 kg, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो एटम्स, जैसे ये इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो सिर्फ प्लस दिखा रहा हूँ क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इसके बाहर में इस तरीके का ऑर्बिट होगा। ओके, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेगा भाई। एक क्वेश्चन पूछेगा कि एटम का ओवरऑल डायमीटर क्या होता है, ठीक है। एटम कहने का मतलब क्या, आप यहाँ से ये जो वैलेंस वाला ऑर्बिट है यहाँ से एक तरीके से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस का पूछेगा तो न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या, ये वाला आपको बताना है, ठीक है। तो क्योंकि भाई एटम्स का जो डायमीटर होगा, ओवरऑल एटम का जो डायमीटर होगा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी 10⁻−10 मीटर होता है। ओके, और वही अगर हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस के डायमीटर की बात करें तो आपका 10⁻−15 मीटर होता है। और क्योंकि माइनस में पावर जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं मेरे पास अभी -1 रुपया है, मतलब मैं अभी 1 रुपया क्या हूँ, कर्ज में हूँ, एक तरीके से उधार में हूँ, ठीक है। और आप जो है -10 रुपीज़ में है, ठीक है। इसका मतलब क्या, आप मेरे से ज़्यादा एक तरीके से कर्ज में डूबे हुए हैं। ओके, आप 9 रुपया ज़्यादा मेरे से आप कर्ज में एक तरीके से डूबे हुए हैं। ओके, तो माइनस में क्या होता है कि जैसे ये 10⁻−15, इसका मतलब क्या, ये काफ़ी छोटा है, ये 10⁻−10 से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10⁻−15, ये काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू 10⁻−10 मीटर से, तो ये बड़ा है। तो बड़ा क्या हो जाएगा, आपका एटम का डायमीटर हो जाएगा। और ये न्यूक्लियस क्या है, अपने आप में छोटा है, तो इसका ये आपका 10⁻- हो जाएगा। ओके, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन से आपका दो चीज़ कवर होगा। डायमीटर ऑफ एटम पूछेगा तो 10⁻−10 मीटर, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस पूछेगा तो 10⁻−15 मीटर, ठीक है। और इसी को हम लोग फर्मी भी बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब बोल रहा था नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कल मैंने आपको कंपाउंड्स के बारे में बताया था। कंपाउंड्स में होता है भाई कि जैसे यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट रहेगा, आपका रेशियो आपका फिक्स रहता है। जैसे अगर आप पानी की बात करें H2O, ठीक है, या फिर कहिए आप सीधे सीधे यहाँ पे NH3 की बात करते हैं, एमोनिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए आपका ये हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन क्या है, 1 है, ठीक है। तो जब भी आप 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाइएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब मान लेते हैं आप क्या कर रहे हैं, H3 मतलब हाइड्रोजन 3 रख रहे हैं और ऑक्सीजन मान लेते हैं आप यहाँ पे 1 रख रहे हैं, तो ये जो बनेगा ना, ये कुछ नया चीज़ बन जाएगा, ये कभी भी पानी नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे एमोनिया है तो N का मतलब नाइट्रोजन आपने 1 रखा है और हाइड्रोजन आपका 3 है। तो जब आप इस रेशियो में, यानी 1:3 के रेशियो में आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो आपको हमेशा एमोनिया मिलेगा आपको, ठीक है। तो कंपाउंड जो है भाई, आप एक तरीके से कहिए बहुत, मतलब कितना भी बना सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे अभी देखिए, जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को उठा रहा हूँ H2O, ठीक है। तो सीधी सी बात है,
जैसे मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो अब देखिए अगर मैं हाइड्रोजन को 1 रख दूँ और मतलब हाइड्रोजन अगर 1 लेता हूँ, ऑक्सीजन मान लेते हैं मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, तो ये कुछ नया कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन को मैं 3 रख रहा हूँ और ऑक्सीजन को मान लेते हैं 2 रख रहा हूँ, तो ये कुछ नया बन जाएगा आपका। जैसे आपका ओजोन होता है O3, ठीक है, तो जैसे O2 की बात करें, यानी जब आपका 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ O है, मतलब 2 ऑक्सीजन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका ऑक्सीजन है एक तरीके से, इसको हम लोग सांस, मतलब ये हमारे लिए एक तरीके से क्या है, लाइफ लाइन है। ठीक है, इसके बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे एक और ऑक्सीजन ले आऊँ, यानी जब ये O3 बन जाएगा, तो ये अब ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी छोड़ देता है, ये कुछ अलग ही चीज़ बन जाएगा। ये आपका एक ओजोन लेयर बन गया, जो कि आपके अल्ट्रावायलेट जो भी रेज आते हैं उसको एक तरीके से वहाँ पे रोकता है। ओके, फिल्टर आउट करता है। तो कंपाउंड मतलब भाई, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में, फिर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को एक पर्टिकुलर रेशियो में बना रहे हैं, तो हमेशा क्या बनेगा, कंपाउंड बनते चला जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा, कितने भी तरीके का बना सकते हैं आप। अगला बोलता है मास ऑफ प्रोटॉन। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया प्रोटॉन का मास कितना होता है, 10⁻⁻27 kg होता है। आगे में भी कुछ होगा, उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका कितना होता है, 10⁻31 kg होता है। ओके, तो इनमें यानी आप कहेंगे कि प्रोटॉन जो है आपका ज़्यादा भारी है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो कितना गुना भारी है, फिर कहीं कितना गुना हल्का है, तो ये होता है आपका 1837 टाइम। ठीक है, ओके, यानी इन दोनों के मास में इतना का डिफरेंस होता है, या फिर कहिए ज़्यादा या फिर कम होता है। ठीक है, अगला बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस ऑर्बिट। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कल ही मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई एटम है और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 से कम है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन, तो देखिए जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एल्युमिनियम की बात करें भाई, तो एल्युमिनियम के वैलेंस बैंड में कितना था आपका, मात्र 3 इलेक्ट्रॉन था। राइट, तो सीधी सी बात है, ऐसे एटम जिनके वैलेंस बैंड में या फिर कहिए वैलेंस ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, यानी 4 से अगर कम होता है तो वो पूरे के पूरे क्या बन जाएंगे, मेटल्स बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको अब इलेक्ट्रॉन क्या करना है, देना होता है। ठीक है, इनका जो ऑर्बिट है ये कभी भी भर नहीं पाएगा, क्योंकि इसको भरने के लिए भी 15 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक तरीके से। ओके, तो कोई इसको 15 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं ना, तो क्या करेगा, इसको दे देता है, त्याग देता है, मतलब ईजिली एक तरीके से ये रिलीज करना चाहता है। ठीक है, और इसको रिलीज करना है तो सीधी सी हल्का सा अगर हम यहाँ पे फोर्स देंगे ना, मतलब एक्सटर्नल वर्क लगाएंगे चार्ज के थ्रू या फिर बैटरी के थ्रू, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये घिंचा हुआ चला आएगा। ओके, तो वही चीज़ है, अगर 4 से कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। अगला बोलता है ऐसा एटम जिसमें 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हो वैलेंस बैंड में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये आपका एक तरीके से इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 7, इसको आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो लास्ट वाला ऑर्बिट होगा इसमें कितना हो जाएगा आपका, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। राइट, तो ये क्या है, 4 से अधिक है, तो ऐसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंसुलेटर बोलेंगे। और देखिए इंसुलेटर या फिर कहिए जो आपका मेटल होता है, इनमें अंतर क्या होता है समझिए। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम आप देख रहे हैं, तो एल्युमिनियम का भाई इसका ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, या फिर इसको हम लोग न्यूक्लियस मान लेते हैं। ठीक है, इसको न्यूक्लियस बना देते हैं, एक ऑर्बिट और बना देता हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आपका क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ध्यान से, इस एल्युमिनियम के लिए इसका जो वैलेंस ऑर्बिट बना है ये क्या है, 1 2 3, यानी थर्ड ऑर्बिट है इसका, ध्यान से समझिएगा, थर्ड ऑर्बिट है ये। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वैलेंस बैंड बोल रहे हैं, फिर कहिए वैलेंस ऑर्बिट बोल रहे हैं। राइट, उसी तरीके से भाई अगर हम लोग यहाँ पे नॉन मेटल की बात करें, जैसे हम लोग नाइट्रोजन की बात करें या फिर ऑक्सीजन की बात करें, तो नाइट्रोजन इक्वल टू क्या होता है आपका 7, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होगा, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें 7 होगा। ओके, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखें हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट और ये आपका सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी आपका क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ जाएगा। राइट,
तो आप ध्यान से समझिए, इसका जो वैलेंस ऑर्बिट है ये सेकंड वाला है, ठीक है, यानी इसका सेकंड ऑर्बिट ही क्या बन चुका है, इसका वैलेंस ऑर्बिट बन चुका है, फिर ये वैलेंस बैंड बन चुका है। ओके, तो देखिए, तो अगर ये इसका क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो अगर मुझे यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, मान लेते हैं इसको मेरे को फ्री बनाना है, तो भाई देखिए ये जो न्यूक्लियस है इससे जो डिस्टेंस है इसका सेकंड बैंड का, ठीक है, और वही डिस्टेंस ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इसका जो एल्युमिनियम के लिए जो आपका थर्ड ऑर्बिट है ये क्या है, ये काफ़ी दूरी पे, क्योंकि ये वैलेंस इसका थर्ड ऑर्बिट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे वैलेंस बैंड कौन सा बन रहा है, सेकंड ऑर्बिट ही बन जा रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा मान लेते हैं R1 है, मतलब न्यूक्लियस से जो इसका ये वैलेंस वाला ऑर्बिट का डिस्टेंस है ये R1 है, और यहाँ से मान लेते हैं इसका जो थर्ड ऑर्बिट का डिस्टेंस है R2 होता है। यहाँ पे क्या होगा, R2 हमेशा बड़ा है एज कम्पेयर टू R1 से, यानी ये दूरी ज़्यादा है ना, थर्ड ऑर्बिट में एक तरीके से वैलेंस बैंड लाई कर रहा है। ओके, और आपको पता है कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलते हैं कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कूलम्ब्स लॉ का दो लॉ था, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर कोई प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, अगर कोई सिमिलर चार्ज जैसे प्लस प्लस है इनके बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है, तो कितने फोर्स रिपल्सन होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए ना, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन के लिए इन्होंने फार्मूला दिया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के ऊपर, यानी इनका जो भी मैग्नीट्यूड है वो, और इनके डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर के ऊपर। ओके, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भाई यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आपका, कम होगा। इसका मतलब क्या, ये न्यूक्लियस, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और ये आपका अपने आप में न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा ये काफ़ी वीक होगा। इसका मतलब क्या, अगर मुझे इसको उखाड़ना है यहाँ से, इसको फ्री बनाना है, तो यहाँ पे अगर मैं हल्का मैग्नीट्यूड वाला भी चार्ज रख दूंगा ना, और यहाँ पे चार्ज रखने का मतलब क्या है कि आप अगर 2 वोल्ट भी बैटरी दे दे रहे हैं, मतलब 2 वोल्ट का भी बैटरी लगा रहे हैं, फिर 1 वोल्ट का बैटरी, मतलब कम से कम भी अगर आप मतलब सबसे लो बैटरी भी लगा रहे हैं ना, लो वोल्टेज वाला बैटरी, तो उसमें भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, या फिर सीधे सीधे कहिए यहाँ पे अगर आप एकदम हल्का सा भी मैग्नीट्यूड का चार्ज रख रहे हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ चला आएगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस से काफ़ी लाइटली फोर्स से बंधा हुआ है। ओके, इसीलिए जैसे अगर ये मान लेते एल्युमिनियम का वायर है, तो इसमें अगर आप हल्का सा भी मतलब बैटरी दीजिएगा ना, छोटा सा भी बैटरी लगा दीजिएगा, तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ भाई आप यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, नॉन मेटल्स के लिए, यानी इंसुलेटर के लिए, नाइट्रोजन क्या है आपका, नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो इसमें अगर मेरे को यहाँ पे देखना है भाई, न्यूक्लियस से ये जो आपका वैलेंस ऑर्बिट है ये कम डिस्टेंस पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, तो सीधी सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो ज़्यादा, ये काफ़ी टाइटली बंधा हुआ होगा, ठीक है, तो इसको उखाड़ना है मुझे, तो सीधी सी बात है यहाँ पे मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ज रखना पड़ेगा, यानी काफ़ी ताकत से इसको खींचना पड़ेगा, तब जा करके ये क्या होगा, फ्री बन पाएगा। ओके, और काफ़ी ताकत से खींचने का मतलब क्या है कि मेरे को यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का करना पड़ेगा, 12 वोल्ट 24 वोल्ट, समझ रहे बात को। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी इंसुलेटर होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरीके से कंडक्टर होता है, मतलब हर एक इंसुलेटर कंडक्टर बन सकता है कब, जब आप यहाँ पे सफिशिएंट वोल्टेज अप्लाई कर दें जिससे कि ये एटम क्या हो, अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, ठीक है, और जिस वोल्टेज पे ये एटम अपने वैलेंस ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, यानी हर एक इंसुलेटर का क्या होता है, अपना एक ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज मान लेते हैं नाइट्रोजन के लिए 12 वोल्ट है, इसका मतलब क्या, अगर आप 11 वोल्ट देंगे फिर भी इंसुलेटर का काम करेगा, अगर आप इसको 11.5 वोल्ट भी पे चलाएंगे फिर भी ये इंसुलेटर का काम करेगा, लेकिन जैसे आप 12 वोल्ट दीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। इसका मतलब क्या, यहाँ से यानी इसके जो ऑर्बिट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका निकलना स्टार्ट हो चुका है, यानी यहाँ पे करंट फ्लो ना एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। ओके, तो यही है भाई, ठीक है, तो मेटल समझ में आ गया होगा, नॉन मेटल समझ में आ गया होगा, ठीक है, यानी इंसुलेटर की बात हो रही है, तो इंसुलेटर में आपका 4 से अधिक होता है। ओके, और इसका जो ऑर्बिट होगा वैलेंस ऑर्बिट, ये या तो इसका सेकंड ऑर्बिट ही बन जाएगा या तो फर्स्ट ऑर्बिट ही बन जाता है। ओके, लेकिन वही अगर हम लोग एटम मेटल की बात करें तो मेटल में क्या होता है, जो वैलेंस ऑर्बिट होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा वो थर्ड ऑर्बिट होगा या तो फिर फोर्थ ऑर्बिट होगा। ओके, जैसे कॉपर है तो कॉपर का कितना होता है 29 है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए,
ठीक है, आपका 2, 8, 18 कितना हो गया, 18 और 2 20 और 28, और ये मतलब सोचिए कॉपर आपका गुड कंडक्टर क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका जो वैलेंस ऑर्बिट है ये फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड, सोचिए फोर्थ बैंड जो है इसका क्या बन रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन रहा है। ठीक है, तो सोचिए भाई फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और ये आपका फोर्थ बैंड, तो सोचिए यहाँ पे इस न्यूक्लियस से इसका जो फोर्थ बैंड वाला ऑर्बिट है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, ठीक है, तो सोचिए इनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो सीधी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी पुअर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको यहाँ से उखाड़ना काफ़ी आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। यहाँ पे एकदम हल्का सा भी एक तरीके से चार्ज लगा कर, मतलब हल्का सा भी एक छोटा सा कमज़ोर चार्ज रखिएगा ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकले तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुका है, ये मूव करने के लिए रेडी है ये। तो इस तरीके से होता है आपका एटॉमिक लेवल पे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा एटम जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी मोस्ट ऑर्बिट बैंड जो होगा उसमें अगर आपका 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, यानी 14 प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन भी आपका यहाँ पे 14 होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में आपका यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 हो गया, और थर्ड ऑर्बिट क्या बन जाएगा, इसका बैलेंस ऑर्बिट बन जाएगा, यहाँ पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन आ गया ना इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। उसी तरीके से आपका जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया। ओके, तो ये सब पता होना चाहिए। अगला है आपका 1 कूलाम चार्ज इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है एक्चुअली, समझिए 1 कूलाम को किसको बोलते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए, कल ही मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, तो ये मान लेते वायर है और ये मान लेते भाई इतना हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लेते पॉइंट ए है और ये मान लेते हैं हम लोग का पॉइंट बी है। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट ए से यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे जाना है, यहाँ से होकर किसको पॉइंट बी तक पहुँचना है। ओके, तो अब देखिए भाई इसके अंदर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन मैं फ्लो करवा रहा हूँ। ठीक है, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है यहाँ पे लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से हमें करंट का कितना वैल्यू मिलेगा, यानी करंट कितना मिलेगा। ठीक है, ये कहने वाली बात है। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग का फॉर्मूला होता है करंट बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे देखिए तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्प होता है, यानी एम्पियर। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या होता है आपका, सेकंड होता है। ओके, इसके आगे भी 1 छुपा है, इसके आगे 1 छुपा है, इसके आगे 1 छुपा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कूलाम यानी ऐसे कहिए एक सेकंड में, ऐसे लिखता हूँ, एक सेकंड में अगर एक कूलाम चार्ज फ्लो कर जाता है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो उसके चलते हम लोग को कितना करंट मिलेगा, 1 एम्पियर करंट मिलेगा। ओके, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये 1 कूलाम का मतलब क्या होता है, ये 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कहने वाली बात है। तो 1 कूलाम का क्या है भाई कि अगर 625 गुना 10 का पावर 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है, सोचिए कितना संख्या में इतना सारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना सारा इलेक्ट्रॉन अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर जाता है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के चलते हम लोग को क्या मिलेगा, 1 एम्पियर करंट मिलता है। ठीक है, इसीलिए ये जो आपका इतना क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन का, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 कूलाम बोल देते हैं। मतलब 1 कूलाम के अंदर में इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, तो इसको आपको माइंड में रखना है। इसीलिए करंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है कभी कभी, I इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पे ये क्यू किस में है, ये कूलाम में है भाई। ठीक है, लेकिन आपको पता है एक कूलाम के अंदर क्या है, 625 गुना 10 का पावर 16 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फिर ऐसे लिखते हैं I इक्वल टू एन जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, ठीक है, इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। तो ये भी एक फॉर्मूला जहाँ पे एन क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पास हो रहा है। ठीक है, और ई क्या है, ई जहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज है। ठीक है, ओके, तो इसको अगर आप ई को यहाँ पे ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी हटा दी। एन का मतलब क्या है, अगर एन की जगह मान लेते हैं इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इतना, ठीक है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे 1 कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग का आई इक्वल टू क्यू बाई टी भी होता है, फिर कहिए आपका एन ई बाई टी भी होता है। ओके,
तो वही चीज़ है, 1 कूलाम चार्ज इज इक्वल टू, तो इसका पहला हो जाएगा। अगर वही यहाँ पे पॉइंट लगा होता 6.25, तो क्या हो जाता 18 हो जाता। ठीक है, तो आर के राजपूत में आपका पॉइंट में दिया गया, तो उसमें को कंफ्यूज नहीं होना, ये डेसिमल ये सब कैसे शिफ्ट करते हैं सब आना चाहिए आपको। अगला देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है भाई आपके पास एक कॉपर, ठीक है, यानी कॉपर का वायर है, और इसका यहाँ पे मतलब एरिया दिए, मतलब क्यूब है ना, यानी इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखिए अभी फ़िलहाल के लिए आपका यहाँ पे हो जाएगा 8.5 इंटू 10⁻²2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, स्टार्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि जो वैलेंस ऑर्बिट है या फिर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है एटम्स का, जैसे कॉपर कहीं ले लीजिए, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को अगर आप किसी तरीके से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, कॉपर के लिए जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 है। ठीक है, वैलेंस बैंड में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको निकालना काफ़ी आसान होता है हम लोग के लिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करके चलते हैं भाई, कल ही मैंने आपको समझाया था कि अगर ये कॉपर का वायर है, इमेजिन कीजिए, और अभी मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया, मतलब रूम टेम्परेचर पे रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना, -273 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये आपका सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर अर्थ पे। ठीक है, या फिर कहिए इस यूनिवर्स पे। ठीक है, अर्थ का ही लेकर चलते हैं, ज़्यादा इजी होगा, और अदर प्लैनेट पे कितना माइनस में जा सकता है वो हम लोग को आइडिया नहीं है। ठीक है, खासकर मुझे पता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो अर्थ के लिए इतना है। तो यहाँ से अगर आप 27 डिग्री सेल्सियस को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, हीटेड टेम्परेचर, मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर है ये। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ये इतने टेम्परेचर पे इस कॉपर के एटम को अगर हम लोग जूम करके देखेंगे तो इनमें ऑलरेडी क्या होता है, वाइब्रेशन आ रखा होता है। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी थरथरा रहे होते हैं, इनमें ऑलरेडी एक तरीके की एक्साइटेड है ये लोग। ठीक है, इसको एनर्जी मिल चुका है। हीट करना का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को गर्म करने मतलब क्या है कि आप उसको एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो 27 डिग्री क्योंकि काफ़ी हाई टेम्परेचर है इस पर्टिकुलर मेटल्स के लिए, तो इनमें वाइब्रेशन आने के चलते क्या होता है भाई कि इनका जो लास्ट ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, इस वाइब्रेशन के चलते बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब उसको मान के चलते हैं कि वो एक तरीके से निकल चुका है, बाहर निकल चुका है। ठीक है, यानी फ्री बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये जो कॉपर का एटम है, आई मीन कॉपर है, इसमें आपके बिलियंस ट्रिलियंस एटम होंगे। सोच रहे हैं, बिलियंस ट्रिलियंस एटम होने का मतलब क्या है, मतलब सोचिए, अब एक एटम से आपका एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है फ्री होकर के। देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ईएमएफ इन अ सर्किट। तो किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप ईएमएफ लगा रहे हैं, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, वोल्टेज, सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्या करेगा आपका, ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब वोल्टेज की बात हो रही है। ओके, तो उसमें तो कुछ जान ही नहीं है। अगला बोल रहा है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू, सिर्फ मेटल पूछा है ये, मेटल, मेटल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, अगला है पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ द यूनिट ऑफ। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे एनर्जी बोलेंगे भाई। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट एनर्जी होता है। अभी क्या होता है इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, देखिए सबसे पहले भाई आपको यहाँ पे समझना होगा कि कोई भी चार्ज है, ठीक है, मान लेते प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज क्या होता है अपना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो कैसे ये अपना एक फील्ड बनाता है ना, कि इतना दूरी तक जो है अगर कोई भी लोहा ये सब आएगा या फिर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो क्या होगा, अगर नॉर्थ नॉर्थ आ रहा है दूसरे मैग्नेट का तो क्या, अगर रिपेल करेगा, अगर यहाँ पे साउथ आता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यानी एक दूरी तक, यानी एक फिक्स दूरी तक इसका क्या होता है, अपना एक फील्ड होता है। उसी तरीके से जो भी चार्ज है, चार्ज तो दो ही तरीके का होता है, प्लस चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो जो चार्ज होता है ये अपना क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, यानी इतने दूरी तक। ठीक है, अगर कोई भी चार्ज आ जाएगा, जैसे प्लस आ जाएगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसको धकेल देगा। ठीक है, अगर माइनस आ जाएगा तो अपने तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी चार्ज है, प्लस चार्ज हो या फिर माइनस चार्ज हो, इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, थ्योरेटिकली, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में तो काफ़ी कम दूरी तक ही होता है। थ्योरेटिकली बस हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, इन्फिनिटी तक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक एनालॉगस लेके देता हूँ। जैसे आप इमेजिन कीजिए
आपके पास ये स्प्रिंग है और ये एक इसके साथ ब्लॉक लगा हुआ लकड़ी का, ठीक है, और ये स्प्रिंग क्या है, ना ही घिंचा हुआ है ना ही कंप्रेस्ड है, राइट। तो सीधी सी बात है भाई, अगर यहाँ पे कोई मैं ऑब्जेक्ट रखूँ तो अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कोई फोर्स नहीं लगा सकता है, लेकिन सेकंड केस में समझिए मैंने क्या किया है, इधर से अपने हाथों से इसको धकेल दिया है, मतलब इसको स्प्रिंग को मैंने इस तरीके से दबा दिया है, कंप्रेस्ड कर दिया है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे जो ब्लॉक लगा होगा, तो जैसे ही मैं यहाँ से जैसे ही मैं यहाँ से हटाऊंगा अपना हाथ, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये स्प्रिंग एक तरीके से कंप्रेस्ड, तो सीधी सी बात है, अभी इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, ठीक है, यानी अब इसके पास क्या है, इस दूसरे ब्लॉक को धकेलने का ताकत आ चुका है। तो देखिए, तो फर्स्ट केस में तो इसके पास नहीं था कोई ताकत, ठीक है, लेकिन सेकंड केस में क्या है, अब इसके पास ताकत है, ये दूसरे वाले ब्लॉक को क्या करता है, धक्का दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मैंने इसके ऊपर एक तरीके से वर्क डन किया, मतलब अपने हाथों से जो भी मैंने इसको ऐसे धकेला है, ठीक है, तो जो भी मैंने एनर्जी अपना लगाया है ना भाई, वो पूरा का पूरा एनर्जी क्या हो गया है, इस स्प्रिंग में एक तरीके से ट्रांसफ़र हो चुका है, और वो स्टोर हो चुका है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ से अपना हाथ का लॉक हटाऊंगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये दूसरे वाले ब्लॉक को धक्का दे देगा। ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी ना ही आपका ट्रांसफ़र होता है, आई मीन ना ही डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट होता है, बस ये ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह, यानी मेरे बॉडी का जो एनर्जी है क्या हो गया, इस स्प्रिंग में एक तरीके से ट्रांसफ़र हो गया और एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह रूप में स्टोर हो चुका है। उसी तरीके से जैसे मान लेते हैं ग्राउंड पे एक बॉल है, ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, ये इस बॉल को अगर मैं उठा करके मान लेते हैं किसी हाइट पे रख देता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं इसको मैं 10 मीटर के हाइट पर रख दो, सीधी सी बात है, इसको उठा करके यहाँ पे रखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो जो भी मैं वर्क डन करूँगा इस बॉल को उठा करके इस हाइट तक ले जाने के लिए, वो पूरा पूरा वर्क डन क्या होगा, फिर पूरा पूरा एनर्जी क्या होगा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। और वही अगर इस बॉल को अगर मैं फिर यहाँ से धक्का दूंगा, तो ये नीचे जो जो भी ज़मीन पे कुछ भी रखा हुआ होगा, मान लेते कांच का टुकड़ा ऐसा जो भी रखा उसको क्या कर सकता है, ये तोड़ सकता है, यानी इसके पास अपना खुद का क्या हो गया, एक तरीके से एनर्जी आ गया है। ओके, तो इतना एनालॉगस समझने के बाद हम लोग फिर से चार्ज के ऊपर फोकस करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इमेजिन कीजिए एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इन्फिनिटी तक अपना क्या बना रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा भाई, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका क्यू चार्ज है। अब हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है डिफ़ॉल्ट में ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का होगा और ये हमेशा 1 कूलाम का होता है, ठीक है। टेस्ट चार्ज हमेशा 1 कूलाम का होता है और हमेशा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये मान लेते हैं अभी यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है इसका, ये इन्फिनिटी है। तो अगर यहाँ पे आपका ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है 1 कूलाम का, तो इसके ऊपर ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा, राइट। लेकिन मान लीजिए कि मेरे को इस टेस्ट चार्ज को उठा करके इस ए पॉइंट पर लाना है, ठीक है। तो सोचिए, तो इन्फिनिटी पे पड़ा हो तो सीधी जो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैं इसको इधर की तरफ धकेलने लगूंगा तो ये आसानी से नहीं जाएगा, मेरे को इसको धकेलने के लिए ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ से लेके इसको धीरे धीरे आगे इसे शिफ्ट करना है, तो इसका मतलब क्या, मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, अब समझिए, इस पॉइंट से इन्फिनिटी से उठा करके मैंने मान लेते हैं यहाँ पे इसको ले आया, ठीक है, वर्क डन करवा के। तो सीधी सी बात है भाई, अब जैसे ही मैं अपना हाथ यहाँ पे हटाऊंगा ना, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से इसको उठा कर धकेल धकेल के इस तरीके से यहाँ पे लेकर के आ गया, ठीक है, इस ए पॉइंट पे। अब इस ए पॉइंट पे क्या है कि जो भी मैंने वर्क डन किया इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो चुका है। अब जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा ना, तो हाथ हटाते क्या होगा, ये जो चार्ज है ये पीछे की तरफ भागने लगेगा। समझ रहे बात को, तो खुद आप सोचिए, जब इन्फिनिटी पे पड़ा होता था तो इसके पास कोई ताकत नहीं था, ये आगे पीछे नहीं हो सकता था, लेकिन जैसे मैंने इसको इन्फिनिटी से उठा करके इस ए पॉइंट पे रख दिया है, तो जो भी मैंने इसको वर्क डन किया है इस इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए, वो पूरा पूरा वर्क डन क्या हो गया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो चुका है। और वही जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज अपने आप पीछे की तरफ भागेगा। ओके, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, इस पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़वाता हूँ आपको। देखिए, वही लिखा हुआ है कि कंसीडर, आप इमेजिन कीजिए कि एक आपके पास प्लस मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है स्पेस में, और एक आपका टेस्ट चार्ज है 1 कूलाम का, यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट चार्ज है 1 कूलाम का जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब इस यूनिट चार्ज को यानी टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं,
एक तरीके से इस ए पॉइंट पे ला करके रखना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ए पॉइंट पे रखें, हैंस व्हेन द यूनिट चार्ज इज एट ए, यानी इस ए पॉइंट पे आकर के रखेंगे, इट हैज़ सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, जो भी हम लोग ने वर्क डन किया वो पूरा, ठीक है, विच इज़ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। द क्लोजर द पॉइंट टू द चार्ज, यानी मान लेते हैं यहाँ पे मैं लेकर के आना चाहता हूँ इस बी पॉइंट पे, तो सीधी सी बात है, अगर आप इसको बी पॉइंट पे लेकर, मतलब जितना नज़दीक इस चार्ज के करीब लेकर के जाइएगा, उतना ही ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा, और उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर होते चला जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा, द क्लोजर टू द पॉइंट चार्ज द हायर विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड हैंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है, मतलब उस पॉइंट का उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ओके। तो वही सब लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। इस पोजीशन पे अलग आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पोजीशन पे अलग मिलेगा, इस पोजीशन पे कुछ अलग मिलेगा, ठीक है। अब बोल रहा है बीइंग जीरो इफ द पॉइंट इज सिचुएटेड, अब सीधी सी बात है, इन्फिनिटी पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, ओके। तो यहीं से आपका एक रिलेशन आता है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी डब्ल्यू बाय क्यू। अब देखिए यहाँ पे लाइन में समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको बोला जाता है, या फिर उस पॉइंट को बोला जाता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है आपका ये, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो भी हम लोग को वर्क डन करना पड़ रहा है, किसके लिए, ताकि हम लोग इस 1 कूलम चार्ज को क्या कर सके, एक पॉइंट पे ला करके रख सकें, ठीक है, उसको एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रख सकें, कहाँ से लेके कहाँ तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है आपका डब्ल्यू बाई की, मतलब एक कूलम चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जो भी हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, स्टार्मक जैसे कूलम्स लॉ बोलता है ना, क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आपका डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको जब आप हटाइए तो यहाँ पे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके होता है, ओके। तो वही है, और इसका जो वैल्यू होता है ये आपका कितना होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है 9 गुना 10 का पावर 9, तो वही है 9 गुना 10 का पावर। और ये Q1 तो यहाँ पे मेरा Q है, Q लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और जो दूसरा है Q2 मेरा क्या है, 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग Q2 की जगह क्या लिख रहे हैं, 1, और डिस्टेंस क्या मेरा d² मान लिया, ठीक है। तो अगर हम लोग डी का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, मेरा फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी जब ये इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है तो इनके अंदर में कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स नहीं होता, नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा एक तरीके से जीरो होगा वहाँ पे, ओके। वही थोड़ा सा अगर हम लोग आगे पढ़ें तो वही बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है ये वोल्ट होता है, और इसका मतलब यही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू, अभी पढ़ा ना आपने, डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब एक कूलम चार्ज को लाने के लिए जो भी आप वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, यानी V बराबर डब्ल्यू बाय क्यू, इसका आगे 1 छुपा, इसका आगे 1 छुपा, इसका आगे 1 छुपा, मतलब, और इसको हम लोग यूनिट में, वर्क डन का यूनिट क्या होता है भाई, जूल होता है, ठीक है। तो 1 जूल मैं लिख देता हूँ, और ये 1 कूलम लिख देता हूँ, और ये 1 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, 1 कूलम को इन्फिनिटी से उठा करके किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो भी हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, जैसे 1 जूल का अगर वर्क डन कर रहे हैं तो उसके चलते हम लोग क्या मिलेगा, ये 1 वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट होगा इफ़ 1 जूल का आप काम कर रहे हैं, किसके लिए, उस एक कूलम चार्ज को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए, ठीक है, कहाँ से ले कहाँ तक, इन्फिनिटी से टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग आगे थोड़ा सा एमसीक्यूज बनाते हैं भाई। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब समझिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, ये आपका चार्ज रखा हुआ है। अब सीधी सी बात है भाई, अगर मैं यहाँ पे ये जो 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है आपका, जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, इसको अगर मैं एक बार ए पॉइंट पे रख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये कुछ अलग होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इन्फिनिटी से इसको ए पॉइंट पे लाने के लिए ज़्यादा काम किया है। और वही मान लेते हैं इस सेकंड केस में, इस 1 कूलम चार्ज को मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से लाकर इस बी पॉइंट पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या होगा, ये एक तरीके से कम होगा, क्योंकि ये चार्ज से काफ़ी दूरी पे है, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ अलग है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है, तो इनका जो डिफरेंस होता है भाई, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज। अभी जस्ट बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, V होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 है, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस आप निकालिए V2 माइनस V1, तो ही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, ओके। तो इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे यूनिट है किसका, एनर्जी का, ठीक ना भाई, या फिर सीधे से कह सकते हैं वोल्टेज ही तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे कह सकते हैं वोल्टेज का होता है W/Q, जहाँ पे W क्या है एक तरीके से आपका वर्क डन। वर्क डन का यूनिट क्या होता है आपका, एनर्जी होता है। वैसे भी समझा दिया मैंने आपको कि इसको उठा करके अगर यहाँ पे रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पूरा पूरा एनर्जी में एक तरीके से शिफ्ट हो रहा है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं, एनर्जी ही है भाई आपका। ओके, नेक्स्ट बोलता है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ लिक्विड। अभी जस्ट बताया मैंने आपको लिक्विड का एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे ये गिलास है, इसमें आपने नमक डाल दिया, पानी है, सादा पानी था, उसमें आपने नमक डाल दिया तो क्या होगा, Na+Cl-, इस तरीके से। तो क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयोन्स, यहाँ पे चार्ज बोलिए या फिर आयोन्स बोलिए, दोनों से, लेकिन आयोन्स यहाँ पे ज़्यादा एक तरीके से बेटर होता है, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयोन्स के कारण इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होगा इसमें। ओके, अगला बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, ये आपका हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी कैसे होता है तो थोड़ा समझ लीजिए। जैसे देखिए, अगर हम लोग केसीएल की बात करें तो केसीएल में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मान लेते भाई इधर से जो मेरा करंट आ रहा है, मान लेते हैं ये 2 एम्पियर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आते हैं क्या होगा, ये 2 एम्पियर दो पार्ट में टूटेगा, एक इधर टूटेगा एक इधर टूटेगा, सही बात है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, या फिर ऐसा समझिए ना, ऐसा समझिए भाई, देखिए इसी को हम लोग ऐसे बनाते हैं। मान लेते इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, मान लेते 1 एम्पियर। तो सीधी सी बात है, इस पॉइंट पे आते हैं, आपका क्या होगा, ये 2 एम्पियर और ये 1 एम्पियर क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है करंट का, ये क्या होता है, अलजेब्रिक एडिशन होता है, ठीक है। 2+1 कर देते हैं, यानी 3 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो ये सीधा सीधा अलजेब्रिक एडिशन है आपका, ठीक है। इसको हम लोग कभी भी एंगल कंसीडर करके नहीं जोड़ते हैं। जैसे देखिए, अगर ये होता 1 एम्पियर, एंगल मान लेते हैं 10 डिग्री, और ये मान लेते हैं प्लस, ये होता है 2 एम्पियर और इसका कुछ एंगल होता है 30, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन, अगर हम लोग ऐसा एडिशन करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन को भी अगर लेकर के चलते, तो भाई इसको हम लोग फिर बोलते हैं कि क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हम लोग करंट को हमेशा क्या करते हैं, अलजेब्रिक एडिशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन कंसीडर ही नहीं करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। या फिर कभी कभी आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पैरेललोग्राम मेथड आप पे फॉलो नहीं करते। तो पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है, सिंपल वे में समझिए। अगर कोई वेक्टर ये ए है और ये अगर वेक्टर मान लेते हैं बी है, उनके बीच में जो एंगल होगा अगर 90 डिग्री बना हुआ है, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, इसके इसके पैरेलल लेकर के आइए, इसको इसके पैरेलल लेकर के आइए। तो ये जो एडिशन मिलेगा क्या होगा, A+B का क्या है, एक तरीके से पैरेललोग्राम एडिशन है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पूरा मैंने आपको पढ़ाया है। मान लेते हैं आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर यहाँ पे कोई ये इस तरीके का वेक्टर है ए, तो इसको फिर क्या करते हैं, और कोई वेक्टर मान लेते हैं इधर है बी, और इनके बीच में अगर 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड फॉलो नहीं करता है। अब हम लोग क्या होगा, इसको कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। जो वेक्टर ए है इसका 2 कंपोनेंट टूटेगा, एक तो ये एक्स एक्सिस टूटेगा और एक इसका इधर वाई एक्सिस में टूटेगा, ठीक है। उसी तरीके से जो कंपोनेंट बी है, इसका भी एक्स एक्सिस कंपोनेंट और एक वाई एक्सिस कंपोनेंट। उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक्स एक्सिस एक साथ रखेंगे और वाई एक्सिस को एक साथ रखते हैं, ठीक है। फिर जाकर के हम लोग का वेक्टर एडिशन होता है। ओके, और थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। अगर मान लेते हैं वेक्टर ए इस डायरेक्शन में और मान लेते हैं दूसरा डायरेक्शन जस्ट इधर है वेक्टर बी, तो इनके बीच में अगर 180 होगा तो डायरेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये दोनों जीरो एंगल पे है, ठीक है। तो यानी 180 का आउट ऑफ फेज होगा ना भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो एंगल पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। A-B, यानी यहाँ पे अलजेब्रिक एक तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है। वही अगर मान लेते हैं इधर भी आपका A है, इसी डायरेक्शन में आपका B है, तो इनमें भी क्या है, जीरो एंगल है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधे सीधे अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगा। ओके, तो ये सब आपका वेक्टर का कुछ नियम होता है। तो करंट के लिए केसीएल में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सीधे अलजेब्रिक एडिशन होता है, नहीं तो फिर अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन होता है। हम लोग कभी भी यहाँ पे एंगल को या फिर डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, प्लेस वैल्यू बोल रहा है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन जो है पास हो रहा है भाई, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितने समय में, तो 10⁻³ यानी 1 मिली सेकेंड में पास हो रहा है, ठीक है। तो आपको करंट बताना, तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है आपका चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब चार्ज जो है यहाँ पे 1 बिलियन लिखा हुआ भाई, इतना इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू समझिए, ये क्या, वंस, टेंस
100,000, 10,000, उसके बाद फिर होता है 100,000, 100,000 का हम लोग बोलते हैं 1 लाख। ओके, उसके बाद फिर होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 5 6 हो गया आपका एक तरीके से 10 लाख। 10 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं 1 मिलियन। ठीक है, उसके बाद 3 3 6 1 7, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 मिलियन। उसके बाद 3 3 6 6 2 8, ये हो जाएगा आपका 100 मिलियन। और उसके बाद फिर आपका 3 3 6 और 3 9, तो इसको बोलते हैं हम लोग 1 बिलियन। ओके, तो 1 बिलियन का मतलब क्या होता है 10 का पावर 9 जीरो। ओके, इसको बोलते हैं 1 बिलियन, इसको आप याद रखिएगा हमेशा। तो अभी 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो चार्ज का जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 10 का पावर 9, या फिर ऐसे समझिए ना, यहाँ पे भाई ऐसे समझिए, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कूलाम में चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है ना कूलाम में। तो ऐसे लिख सकते हैं 625 गुना 10 का पावर 16 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं 1 कूलाम। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 / 625 गुना 10 का पावर 16, इतना आपका कूलाम होगा। तो मेरे को निकालना है कितना 10 का पावर 9 पे, यानी इतना इलेक्ट्रॉन अगर मेरा जा रहा है तो उसके चलते कितना कूलाम मेरे को चार्ज मिलेगा। 10 का पावर 16 गुना यहाँ पे हो जाए 10 का पावर 9, राइट। तो इसको और इसको अगर काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 का पावर 7 बचेगा। और इसका जब आप कैल्शियम में वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.0016 इंटू, ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 7 नीचे में ना, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -7 हो जाएगा। इतना आपका क्या है अभी एक तरीके से कूलाम है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए इतना वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं भाई, करंट बराबर क्यू की जगह मतलब कितना लगे 0.0016 इंटू 10⁻⁻7, और नीचे में टाइम कितना है 10 का पावर -3। ठीक है, तो इसको और इसको काट देते हैं, ऊपर में कितना बचेगा -4 बचेगा। ठीक है, और हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो ऑप्शन में देखिए आपका 1.6 है, इसका मतलब क्या हुआ, और 10⁻⁻7 है। ओके, तो इसको हम लोग एडजस्ट करके लिखना होगा। ठीक है, अब कितना है 0.0016 इंटू 10⁻⁻4। अब देखिए अगर मेरे को 1.6 में लिखना है, इसका मतलब क्या, एक डेसिमल है, इसका मतलब क्या है 3 डिजिट जो होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी 10⁻4 और -3 यानी 4 3 7 हो जाएगा। ओके, इतना एम्पियर जो है आपको करंट यहाँ पे मिलेगा। तो आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे चार्ज कूलाम में दिया हुआ है, तो आपको ये जो बिलियन में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है इसको भी क्या करना होगा कूलाम में चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब कॉन्टेनिंग गैस, अ गैस इज ड्यू टू। देखिए क्या होता है, देखिए ये है आपका यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल में ग्लास ट्यूब है, फिर कहिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, और डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है बेसिकली ऐसा होता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे भाई, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, सबसे पहले समझिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और निक्स है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में हम लोग करते क्या है, फिर पढ़ना क्या होता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसे आप समझिए अगर आपके पास कोई मेटल है, यानी कॉपर है, ठीक है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम है, तो उसमें क्या होता है आपके हाथ में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ठीक है, अब जैसे ही इसको आप जोड़िएगा सप्लाई से, बैटरी से, ठीक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, या फिर कहिए अगर आप इलेक्ट्रॉन को आप अपने हिसाब से कम बेसी करना चाहते हैं, घटाना बढ़ाना चाहते हैं, आपके मर्जी से इलेक्ट्रॉन का संख्या घटे बढ़े, तो ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, यानी आप मेटल्स के अंदर में कभी भी इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नॉन मेटल में भी इलेक्ट्रॉन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में भाई हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने का पूरा मैकेनिक्स सीखते हैं। ओके, जैसे हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन को ही ना हम लोग आगे पीछे करते रहते हैं, कभी कम करेंगे कभी ज़्यादा करेंगे, उसी बेसिस पे आपका क्या है
हर एक चीज़ कंट्रोल में रहता है। ओके, तो जब आपका स्टार्टिंग स्टेज था इलेक्ट्रॉनिक्स का, जब हम लोग को सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं पता था, तो उस समय हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करते थे। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब या फिर कहीं जैसे हम लोग वैक्यूम ट्यूब बोलते थे। ओके, तो ये क्या होता है, ये इस तरीके का कांच का होता है और इसमें दो प्लेट्स रखे हुए हैं। एक ये प्लेट्स है, मतलब मेटल है, ये भी आपका एक मेटल है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इसके नीचे में जो लगा हुआ ना एलिमेंट, इसको बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या करना है, इस प्लेट को गर्म करना है। तो जैसे ही आप गर्म कीजिएगा, तो ऑलरेडी बताया था एटॉमिक नंबर लेवल पे वाइब्रेशन होता है इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि इतना गर्मी करते हैं ना इसको। और देखिए, जो पहले के जनरेशन में कंप्यूटर होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे, आपके रूम के बराबर इतने बड़े बड़े साइज़ के होते थे। तो उसके पीछे का रीज़न समझिए, एक एक जो डिस्चार्ज ट्यूब होता था साइज़ बहुत बड़ा होता है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो सोचिए उतना डिस्चार्ज ट्यूब जोड़ जैसे ट्रांजिस्टर कैसा हम लोग जोड़ते हैं, उसके बाद फिर आपका एक माइक्रो प्रोसेसर बनता है। ठीक है, उस तरीके इतना डिस्चार्ज ट्यूब जोड़ के ठीक है, हम लोग उतना बड़ा एक तरीके से प्रोसेसर बना रहे हैं। तो सबका स्पेस सोचिए उतना बड़ा क्यों हो जाता था। ओके, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये एक मेटल का प्लेट है, इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन को इमिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको काफ़ी गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये जो हीटिंग एलिमेंट है इसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पावर देना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देना पड़ेगा। सोचिए काफ़ी ज़्यादा पावर खींचेगा ना। अगर हम लोग घर में हीटर जलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बिजली बिल उठता है ना भाई, समझ गए बात को। तो ये गर्म होगा, गर्म होने के कारण ये प्लेट गर्म होगा, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम करके देखते हैं। तो देखिए आपका प्लेट, ठीक है, तो प्लेट को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं इस तरीके का आपका बाहर आ चुका है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इस तरीके से इमिट होगा, यानी आगे की तरफ भागेगा। क्योंकि हम लोग देखिए इसको बाहर से बैटरी से भी जोड़ के रखते हैं। ठीक है, प्लस बना हुआ, ये नेगेटिव बना हुआ। ठीक है, तो सोचिए यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा। ठीक है, और ये जो गैस ट्यूब है ना, जिसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोल रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब मतलब क्या, खाली कांच का ट्यूब है। ट्यूबलाइट कैसा होता है वैसा ट्यूब समझिए आप। ठीक है, तो इस ट्यूबलाइट के अंदर में, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में हम लोग क्या फिल कर रखे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स फिल कर रखे हैं। ठीक है, जैसे भाई कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग ट्यूबलाइट में मर्क्यूरी भरते हैं ना, तो मर्क्यूरी भी क्या एक एटम है, समझ रहे बात को। तो सोचिए आप, ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी हाई वेलोसिटी से आता है। ठीक है, इधर से काफ़ी हाई वेलोसिटी से आ रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब इमेजिन कीजिए कि अगर ये गैस मॉलिक्यूल्स यानी गैस का एटम है, तो जब इससे टकराएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी आप जूम करके देखिए ना, गैस मॉलिक्यूल्स को भी जूम करके देखिए, इसके अंदर क्या होगा, आपका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, बाहर में फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, और इसमें ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आता है ना जैसे बहुत ही हाई स्पीड में, तो इससे जब टकराएगा तो इसके भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता, धकेल करके बाहर निकाल देता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का काफ़ी लाइट वेट होता है, 10⁻⁻⁻⁰ kg। तो सोचिए इसके ऊपर हल्का सा भी अगर झटका लग रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, तो ये तुरंत बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये जो गैस मॉलिक्यूल्स का एटम है ये क्या हो जाएगा, आयोन्स बन जाएगा, यानी प्लस चार्ज बन जाएगा। समझ रहे बात को। हाँ, तो वही दिखाया गया भाई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसको हीट किया। हीट करने के कारण क्या है, यहाँ से ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इससे टकराएगा तो टकराते हैं क्या होगा, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया तो क्या होगा, ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, प्लस आयोन्स बन जाएगा, यानी प्लस चार्ज बन जाएगा। ठीक है, और ये क्योंकि प्लस चार्ज बन गया तो सीधी सीधे प्लस है, तो प्लस क्या होगा, इधर की तरफ भागेगा, नेगेटिव तरफ भागेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ेंगे वहाँ पर डेप्थ में। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ में आया तो वही बोल रहा है। जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब होता है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर आपने गैस फिल कर रखा है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण फ्लो होगा, तो अभी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के चलते और पॉजिटिव आयन्स के चलते। ठीक है, तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स, क्योंकि यहाँ पे भाई आयन्स थोड़ा ना, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आयन्स के चलते थोड़ा ना फ्लो हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन्स के चलते हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है। 18 नंबर देखिए क्या बोलते हैं। 18 नंबर में वही बोल रहा है भाई, जैसा भी मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वी बोलते हैं। ठीक है, यानी वोल्टेज बराबर या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर W/Q होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा भाई, I = Q/T होता है। ठीक है, तो गुलाम आपका दिया हुआ है 50 माइक्रो गुलाम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 50 × 10⁻⁻6 I बराबर गुलाम, इन इतना हो गया। और बोल रहा है इतना है करंट। ठीक है, करंट का वैल्यू दिया, यानी चार्ज, यानी आपको यहाँ पे टाइम निकालना है। ठीक है, करंट का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 15 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 15 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ इधर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा, 50 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय
15 गुना 10 का पावर -3, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर -3 बचेगा, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 3 जा 15, 5 10 जा 5, ठीक है, गुना 10 का पावर -3, तो इसको आप कीजिएगा तो 3 3 जा 9, यानी आ जाएगा 3.33 10 टू पावर -3 सेकेंड, ठीक है। इतना आपका जो है टाइम लगेगा, इतना कूलाम एक, मतलब इसके चलते इतना जो करंट मिल रहा है वो, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, फार्मूला बेस्ड है बस। अगला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वायर का किस पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल हो जाएगा। अगला बोल रहा है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय करंट फ्लो इतना इन 1 आवर, तो अगेन वही है, चार्ज आपसे पूछा है भाई, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। बोल रहा है करंट कितना है 10 एम्पीयर, तो 10 कर देते हैं, और समय बोल रहा है कितना आवर, लेकिन आपको पता है जो फार्मूला होता है I बराबर Q/T, Q जहाँ पे कुलाम में होता है, T जहाँ पे सेकंड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 घंटा लिखा हुआ है, ठीक है। 1 घंटा को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 3600 सेकंड, 60 गुना 60 यानी क्या हो 3600 सेकंड, यानी कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। 36,000 कहने का मतलब क्या, आप ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, देखिए 36,000 आया ना, तो यहाँ पे अगर 1 पॉइंट दे दें तो 10 का पावर माइनस कितना हो जाएगा, 4 कूलाम हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, तो शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। अब शेप कहने का मतलब जैसे ये सर्कुलर शेप है, ठीक है, या फिर कोई सिलेंड्रिकल शेप है। अब कोई मान लेते हैं स्क्वायर शेप का कंडक्टर है, रेक्टेंगुलर शेप का कंडक्टर है, तो भाई शेप से कोई लेना देना नहीं होता ना रेजिस्टेंस का, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एल के ऊपर, एरिया के ऊपर, और मटेरियल यानी रेजिस्टिविटी के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भाई कि आपके पास एक वायर है, इस वायर का जो भी लेंथ है, मान लेते हैं एल मीटर है, उस एल मीटर वायर के चलते 6 ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जो जो आपका दिया वहाँ पे लिखते चला जाता हूँ मैं। केस 1 में बोल रहा है एल मीटर का वायर है, इस एल मीटर के वायर के चलते जो रेजिस्टेंस मिल रहा है ये आपका 6 ओम मिल रहा है, ठीक है। आप बोलता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब इसी सेम मटेरियल का एक और वायर है, लेकिन इसमें बोल रहा है जो लेंथ है ये 3 टाइम्स लंबा है, 3 टाइम्स लंबा है, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या है, दुगना है पहले के मुकाबले। तो अभी फर्स्ट केस में कितना रेजिस्टेंस होगा, R इक्वल टू रो एल बाई एरिया, ठीक है। एरिया मान लेते ए था, एल मान लेते एल है, ठीक है। और ये R की जगह मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो सेकंड केस में अब क्या बोला, सेकंड केस में जो रेजिस्टेंस बताना है आपको कितना हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे एल कितना हो गया 3, एरिया कितना हो गया है 2, और ये रो तो रहेगा, रो दोनों जगह सेम है ना, रो से कोई लेना देना क्योंकि मटेरियल तो सेम रह रहा है, ठीक है। तो रो को आप यहाँ पे इंक्लूड मत कीजिए। और ये क्या है, एल बाई ए क्या है यहाँ पे बताइए, एल बाई ए क्या है आपका, यहाँ पे ये पहला वाला केस का रेजिस्टेंस है यानी 6, यहाँ पे सीधे सीधे मैं क्या कर दूँ 3 2 गुना 6 करना पड़ा। भाई एल बाई ए क्या है यहाँ पे, इस रो को हटा दिए ना, क्योंकि रो तो दोनों केस में सेम रहेगा, तो रो से हम लोग को कंपेयर करना ही नहीं है। तो एल बाई ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 लिख सकते हैं ना, तो वही मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 टाइम्स, यानी 9 गुना यानी 9 ओम हो जाएगा आपका। अगला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है भाई, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि वायर के अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस तरीके से जिगजैग मोशन में बहता है, ठीक है। तो इनका जो स्पीड होता है काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। और इतना स्लो होगा, इतना स्लो होगा, सोचिए कितना स्लो है इसका, इसका हो जाएगा आंसर सेकंड 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में ये सोचिए बहुत छोटा सा दूरी एक तरीके से ट्रैवल करता है, ठीक है। लेकिन आप बोलिए बटन दबाते ही तो आपका लाइट ऑन हो जाता है, इतना फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है ना, एक तरीके से तुरंत बल्ब एक तरीके से जल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो वायर है पूरा का पूरा जो सर्किट है भाई, इस कंप्लीट सर्किट में क्या है आपका पूरा का पूरा ये भी कॉपर ही वायर होगा, इधर भी कॉपर है, समझ रहे, हर जगह कॉपर है, इसमें मतलब क्या यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, तो हल्का सा भी इधर मूवमेंट होगा ना, क्योंकि आपने जैसे ही स्विच ऑन किया तो हल्का सा भी जो मूवमेंट होगा ये क्या होगा, जैसे एनालॉगस दूँ, जैसे मान लेते हैं ये स्कूल का बाहर है, ठीक है, इस स्कूल के बाहर में साइकिल स्टैंड है, इसमें आपका 100 साइकिल लगा हो इस तरीके से, ठीक है। तो एक साइकिल को अगर मैं इस साइड से अगर मान लेते हल्का सा मैं झटका देता हूँ, यानी एक साइकिल को अगर आप गिराइएगा तो क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट इधर में आपको देखने को मिलेगा ना सर, इधर वाला साइकिल तुरंत गिर जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ होता है कि जैसे आपने स्विच ऑन किया तो एक इलेक्ट्रॉन में अगर हल्का सा मोशन हुआ तो उसके चलते इधर जो सबसे किनारे वाला इलेक्ट्रॉन होता है ये एक तरीके से हल्का सा आगे मूव कर जाता है, ओके, क्योंकि ये काफ़ी डेंस एरिया है, इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या है काफ़ी करीब करीब है। तो एक में अगर वाइब्रेशन मूवमेंट होगा तो इधर जस्ट उसका अपोजिट साइड में इधर देखने को मिलता है मूवमेंट, ओके। तो इनका रफ्तार काफ़ी कम होता है। यूट्यूब पे आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, इस वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कीजिएगा, आपको वहाँ पे एनिमेशन वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपका एक स्नेल दिखाया गया है, स्नेल और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करके दिखाया गया है कि कौन ज़्यादा तेज़ी
से चलता है। अगला है कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, यहाँ पे लिखा है कंडक्टिविटी, तो ये हो जाएगा रजिस्टिविटी। ओके, रजिस्टिविटी मतलब क्या, रो, कंडक्टिविटी मतलब क्या, सिग्मा। एक होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या आर, एक होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब क्या जी। तो इनमें बहुत अंतर होता है, ये रो, ये सिग्मा है, ये रो है, सिग्मा रो रेसिप्रोकल, जी और आर रेसिप्रोकल, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है, बोल रहा है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक, तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मेटल यहाँ पे किया हो गया तो क्या होगा, इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, तो पहला हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एनर्जी सोर्सेज 50, अब देखिए भाई यही लिखा हुआ है, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है। अब बोल रहा है W जहाँ पे क्या है वर्क डन, जिसको हम लोग जूल में बोलते हैं, ठीक है, तो 50 मिली जूल का आपका यहाँ पे वर्क डन दिया हुआ है, ठीक है, तो 50 गुना 10 का पावर -3 जूल हो गया, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चार्ज आपका दिया हुआ है माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम का नाम होता है 1 गुना 10 का पावर -6, और ये मस्ट भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, तो ये से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 50, और ये नीचे में ऊपर जाएगा नहीं, यानी 50 kV, यानी चौथा हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं। अगला है इंसुलेटर हैव, तो इंसुलेटर के बाद क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अगला हीरो का, कल बताया था हीरो का कुछ ऐसे एलॉयज होते हैं जिसको टेम्परेचर कोई लेना देना नहीं होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है में से क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हीरो का हैज़ ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा। अगला है 29 का, बोल रहा है चार्ज आपको बताना है, मस्ट बी डिलीवर बाय बैटरी मैना पोटेंशियल, तो वही क्वेश्चन फॉर्मूला पे लगेगा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है W/Q, W जहाँ पे आपका दिया है 500 जूल, चार्ज आपका यहाँ पे निकालना है, ठीक है, आपको चार्ज यहाँ पे निकालना है, वोल्टेज आपका यहाँ पे दिया हुआ 100 वोल्ट, ठीक है, तो इधर आपका 100 वोल्ट, इधर आपका 500/Q, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, Q इक्वल टू हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 100, यानी 5, ठीक है, 5 कूलम, ठीक है। अगला बोलता है, तो भाई यहाँ से देखिए जो 30 नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको अब हम लोग वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम करके निकालना पड़ेगा। तो अभी के लिए 29 तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे 60 तक कवर करने का, 60 से 70 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ओके।